रॉयल एनफील्ड एक के बाद एक अपनी मोटरसाइकिल्स को बढ़ाता जा रहा है, अपनी लाइनअप को बढ़ाता जा रहा है। जहां पर वो पहले शुरुआत तो 350 सीसी, आप लोगों ने सुना था कि 350 सीसी बाइक्स आती हैं रॉयल एनफील्ड की, बट अब 350 सीसी में तो बहुत बाइक आने लगी है। बट अब बात 450 और 650 तक भी जा चुकी है। 650 सीसी में तो आप लोग को तकरीबन 2-3 बाइक्स मिल जाती हैं, जहां पर सुपर मीटियोर है, इंटरसेप्टर है और कॉन्टिनेंटल जीटी है। बट जहां पर बात करेंगे, एक नया सेगमेंट भी ऐड किया गया है 450 सीसी सेगमेंट का, जहां पर आप लोग को दोनों के बीच में प्लेस किया गया है, 350 और 650 के बीच में। अब उन्हीं में से एक बाइक आज मेरे साथ है, जहां पर पहली बाइक तो हिमालयन 450 होती है, बट दूसरी आज मेरे बाइक मोटरसाइकिल साथ है, जो कि 450 सीसी सेगमेंट के अंदर हाल ही में लॉन्च हुई है, गोरिल्ला 450। अब ये मोटरसाइकिल क्या है और किन के लिए है, ये सारी डिटेल तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, इस जो कि मैंने इसकी रिव्यू वीडियो बनाई थी। बट आज की इस वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी बाकी रह गई हैं जिससे आप लोग को पता चलना चाहिए कि इस गोरिल्ला 450 को लेने से पहले शायद आपको दोबारा से सोचना पड़ सकता है। और वो सोचने के लिए, एक क्लैरिटी देने के लिए आज मैं आ चुका हूं, जहां पर मैं आप लोगों को सच बताने वाला हूं रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला का, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि बाइक आपके लिए सही रहेगी भी या नहीं रहेगी। क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी अच्छाइयाँ हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए बाय करने से पहले, या फिर कुछ ऐसी कमियाँ हैं जो आप लोग को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या मुझे इतने पैसे लगाकर गोरिल्ला की 450 रॉयल एनफील्ड की लेनी चाहिए बाइक या नहीं लेनी चाहिए। तो आइए उस सवालों के जवाब देता हूं और आप लोग को एक कड़वा सच बताता हूं इस बाइक के बारे में, अनबायस्ड होकर कि ये बाइक कैसी है। तो आइए आज बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला। अब अगर मैं बात करता हूं पहली अच्छाई की जो मुझे इस बाइक के अंदर दिखाई दी चलाने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बाइक को मैं काफ़ी दिन से चला रहा हूं। मैंने इसको सिटी में भी चलाया है, हाईवे पर भी मैंने एक लॉन्ग राइड भी करी है रॉयल एनफील्ड ग्रुप के साथ। वन राइड 2024 के अंदर मैंने राइड किया है इसी बाइक के साथ। उसका एक्सपीरियंस जानना है तो वन राइड 2024 की ऑलरेडी वीडियो चैनल पर आने वाली है, उसको ज़रूर देखिएगा। साथ ही इस बाइक के मैंने रिव्यू भी बताए हैं, तो वहां पर आप लोग देख सकते हैं मेरी ओपिनियन के साथ कि आपको बाइक लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। लेकिन आइए आज सच की बात करते हैं। और पहला सच ये है अच्छाई के मामले में कि इसके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं। इस बाइक के अंदर जो अच्छाई पहली दी गई है वो ये है कि इसके अंदर आप लोग को पावरफुल इंजन दिया गया है। अब ये इंजन जो है वो आप लोग को उस बाइक के अंदर दिया जाता है जो कि पायनियर मानी जाती है टूरिंग सेगमेंट की, हिमालयन 450। उसके अंदर जो इंजन दिया गया है 450 सीसी वाला, वही इंजन यानी 452 सीसी के डिस्प्लेसमेंट के साथ आता है। लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी वाला इंजन है, 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। और पावर की जहां पर बात करें तो कमाल की पावर दी जा रही है, 40 हॉर्स पावर मिलता है इस बाइक के अंदर और 40 Nm का टॉर्क मिल जाता है। तो साहब ये समझ लीजिए कि बाइक के अंदर आप लोग को जो है काफ़ी दमदार इंजन दिया जा रहा है। अगर आप लोग ओकेजनली राइड करना चाहते हैं और इस बाइक को एवरीडे राइड भी करना चाहते हैं तो ये बाइक आपके लिए अच्छी बन सकती है, क्योंकि इस बाइक के अंदर आप लोग को अच्छा और कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन भी मिल रही है। यहाँ पर सीट पर जो कर्व दिखाई दे रहा है वो अपने आप में जवाब दे रहा है कि यहाँ पर मैं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि यहाँ पर राइडर के लिए इजीली पोजीशन दी गई है। यहाँ पर सीट हाइट ज़्यादा नहीं है और यहाँ पर आप लोग को पीछे रेस्ट भी मिलता है राइडर के लिहाज से। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई कि इस बाइक के अंदर आप लोग को जो है कंफर्ट पोजीशन मिलती है, राइडिंग डायनेमिक्स बहुत अच्छे हैं और बाइक के अंदर आप लोग को जो है दमदार इंजन मिल जाता है। और ये है मेरे हिसाब से पहली खासियत। तो आइए मैं आप लोग को इस बाइक की दूसरी खासियत बताता हूँ। वो दूसरी खासियत यहाँ छुपी है, मतलब इस बाइक के अंदर आप लोग को इतना वाइड टायर दिया जा रहा है कि ये टायर जो है आप लोग को 450 सीसी सेगमेंट के अंदर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये है 120 सेक्शन का टायर। आप चौड़ाई सामने से देख सकते हैं, अगर सेक्शन नहीं समझ पाते तो ये देखिए कितनी चौड़ा, जितना आप लोग को नॉर्मल बाइक का पीछे का टायर मिलता है उतना बड़ा टायर इसके फ्रंट में लगा दिया गया है। और एक खासियत ये भी है कि इसके अंदर जो एलॉय व्हील्स दिए गए हैं 17 इंचेस के, वो काफ़ी कलरफुल है।
यहाँ पर देखेंगे ब्लू कलर दिख रहा है और बाइक के अंदर भी आप लोग को ब्लू कलर दिख रहा है। तो ये बाइक का जो ब्लू कलर टैंक पे उससे मिलता हुआ कलर इस पूरे इसके एलॉय में दिया गया है। बट जो पीछे का टायर है वो आपको सीट के कलर का मिलता है, ये देखिए। बट इसके अंदर ब्लू स्ट्रिप्स मिल जाती है। बट आप लोग को जो एलॉयज है यहाँ पर आप लोग जो है देखेंगे कि यहाँ पर ब्लू स्ट्रिप्स हैं, बट यहाँ पर एलॉय आपको ब्लैक कलर का मिल रहा है। और दोनों ही टायर जो है वो आप लोगों को काफी वाइड मिलते हैं। पीछे आपको 160 सेक्शन का टायर मिल रहा है, फ्रंट में 120 सेक्शन का टायर मिल रहा है। मतलब काफी चौड़े चौड़े टायर हैं जो कि इस बाइक को काफी अच्छी राइड हैंडलिंग देते हैं, जब आप लोग एक अच्छी ग्रिप देते हैं। क्योंकि जब आप लोग इस बाइक को चला रहे हैं हाईवे पे और जब टर्न्स लेते हैं तो अगर वाइड टायर नहीं होता है तो बाइक स्किड भी हो जाती है। वो बेटर हैंडलिंग के लिए, बेटर ग्रिप के लिए सीएट के टायर दिए गए हैं जो कि काफी चौड़े टायर्स हैं इसके बाइक के अंदर जो ऐड करे गए हैं। साथ ही कलरफुल है। और इस बाइक की अगर ब्रेक्स की बात करते हैं, देखिए इस बाइक में एक अच्छाई ये भी है कि ब्रेक्स काफी बड़ी दी गई है। 310 mm के आसपास इसका जो है फ्रंट में डिस्क ब्रेक का साइज है और रियर में 270 mm का डिस्क ब्रेक है। यानी नॉर्मल बाइक्स में 270 mm की फ्रंट ब्रेक्स मिलती हैं, डिस्क ब्रेक मिलती है, बट इसमें आप लोगों को ज्यादा बड़ी दी गई है। और इसके अंदर डुअल डिस्क के साथ साथ डुअल चैनल ABS भी मिल रहा है। और सस्पेंशन की अगर बात करूं तो आप लोग को यहाँ पर 4 गेटर्स मिल रहे हैं। मतलब आप लोग को प्रोटेक्शन दिया गया है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही है ये ट्रेडिशनल वाले, बट यहाँ पर आप लोग को प्रोटेक्शन दिया गया है डस्ट वगैरह से। अगर आप लोग बाइक चलाते हैं, ऑयल सील लीकेज ना हो, तो वो सारी चीज़ों से बचने के लिए टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के अंदर 4 गेटर्स ऐड कर दिए जाते हैं। बाकी पीछे आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे मोनोशॉक लिंक सस्पेंशन दिए गए हैं, जिसको आप लोग प्री रोड एडजस्टेबल कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये चीज़ इसके अंदर दी गई है, यानी अच्छे सस्पेंशन, अच्छा टायर ग्रिप, और इस बाइक के अंदर आप लोग को वाइड बड़े टायर्स मिल रहे हैं और कलरफुल एलॉय के साथ, जो एक यूनिक चीज़ है और पसंदीदा मुझे चीज़ लगी इस बाइक के अंदर। तो अब मैं आपको कुछ और अच्छाइयाँ बताता हूँ इस बाइक की जो मुझे चलाने के बाद पता चली। एक तो ये था कि इस बाइक के अंदर जो हैंडल दिया गया है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। मतलब इस बाइक को जब लॉन्ग राइड पे आप चलाएंगे तो आप लोग ये चीज़ फील कर पाएंगे कि आपको थकान नहीं होती है, क्योंकि वाइड भी है और सॉफ्ट भी है। तो सॉफ्ट होने की वजह से इसके अंदर आप लोग को बेटर ग्रिप्स मिलती हैं और आप लोग को थकान नहीं होती। दूसरी चीज़ क्या है कि इस बाइक के अंदर बहुत स्मूथ कर दिया गया है। ये जो यहाँ पर आप लोग थ्रॉटल देखते हैं, इसकी मैपिंग कुछ इस तरीके से कर दी गई है कि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। मतलब आप लोग थोड़ा सा थ्रॉटल लेते हैं और ये बाइक जो है ज़बरदस्त परफॉर्म करती है। तो ये चीज़ मुझे लगता है बाइक के अंदर काफ़ी बढ़िया है। अगले और खासियत की बात करूँ तो इस बाइक के अंदर आप लोग को बेहतर फीचर्स मिल जाते हैं। और ओवरऑल एक आपको ओवरव्यू देता हूं इस बाइक के फीचर्स का, तो वो ये है कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर टेल लाइट्स नहीं मिलती हैं। यहाँ पर जो नॉर्मल बाइक्स के अंदर टेल लाइट मिलती है, जब आप लोग ब्रेक दबाते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर टेल लाइट जलती है। बट इस बाइक के अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया है टेल लाइट्स को इसके इंडिकेटर के अंदर। जो LED इंडिकेटर्स के अंदर दिए गए हैं उसके अंदर ही इंटीग्रेट कर दिया गया है इसके रियर लाइट्स को। जो आप लोग को टेल लाइट्स नहीं मिल रही हैं, यहाँ पर आप लोग को इसी के अंदर आप लोग को टेल लाइट दी गई हैं, जो कि LED मिल रहा है। टेल लाइट्स LED हैं, उसके अंदर आप लोग को इसी के अंदर इंडिकेटर्स भी LED हैं। साथ ही फ्रंट में आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को जो इंडिकेटर्स दिए गए हैं ये भी आप लोग को जो है LED वाले ही इंडिकेटर्स दिए जा रहे हैं। फ्रंट में जो हेडलाइट है ये फुली LED मिल रही है। मतलब यहाँ बड़ी LED मिल रही है जो हिमालयन के अंदर दी जाती है। साथ ही इस बाइक के अंदर 4 गेटर्स हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, आप लोग को एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं 17 इंच टायर के साथ, डुअल डिस्क, डुअल चैनल ABS। बाइक के अंदर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आप लोग को 11 लीटर की मिलती है। और इस बाइक के अंदर आप लोग को जो है ब्रेक जो है वो काफ़ी बड़े साइजेस की मिल रही है। और इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आए तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि बड़ा इंस्ट्रूमेंट पॉड दिया गया है, जिसके अंदर आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। और ये TFT डिस्प्ले के साथ आता है। यहाँ पर देखेंगे गोरिल्ला लिखा आ रहा है और ये TFT डिस्प्ले ऐसे राउंड किया और नीचे यहाँ पर एक जॉयस्टिक दी गई है, जिससे आप लोग इसके इंस्ट्रूमेंट पॉड को कंट्रोल कर पाते हैं, ट्रिप वगैरह चेंज कर पाते हैं, यहाँ पर अपीयरेंस, सेटिंग वगैरह, मोड वगैरह चेंज कर पाते हैं। तो ये चीज़ें इस बाइक के अंदर ऐड करी गई हैं जो इस बाइक को बहुत ही मॉडर्न बना देते हैं। साथ ही यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि Type-C का USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जो कि सही पोजीशन किया गया है बिल्कुल। अब यहाँ पर आप लोग वायर लगा के टैंक बैग अगर रखते हैं तो वहाँ पर आप लोग मोबाइल इजीली रख सकते हैं लॉन्ग राइड्स वगैरह पे। तो ये चीज़ें लगी मुझे इस बाइक के अंदर अच्छाई, जो आप लोग को पता होनी चाहिए इस बाइक को लेने से पहले। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है, कंफर्ट अच्छा है राइडर के लिए। साथ ही इसके अंदर आप लोग को कलरफुल बाइक मिलती है, 5 कलर ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को ध्यान रखनी होंगी इस बाइक को लेने से पहले। बट क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए और क्या दोबारा नहीं सोचना चाहिए, अब आप लोग सोचेंगे, क्योंकि मैं अब बताने वाला हूँ इस बाइक की वो कमियां जो आप लोग को ज़रूर जाननी चाहिए। आइए ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बाइक के अंदर शेरपा इंजन दिया जा रहा है 452 सीसी का, बट इस बाइक के अंदर अच्छा इंजन देने के बावजूद कुछ कमियां भी रह गई हैं। और वो ये है कि जब आप लोग इस बाइक को पहली बार टेस्ट राइड करने जाएंगे डीलरशिप पे तो आपको ऐसा लगेगा
कि इस बाइक में तो पावर ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप लोग स्लो स्पीड्स पर चलाएंगे। बट असलियत मैं आपको बताता हूँ, दरअसल क्या बात है कि इस बाइक के अंदर आप लोग जब पहले दूसरे गियर पर इस बाइक को चलाते हैं तो ये थोड़ा सा लो पावर दिखती है, बट जब आप लोग जैसे ही सेकंड गियर को क्रॉस करने लगते हैं, 3-4 हज़ार आरपीएम पे चलने लगते हैं, ऊपर जाने लगते हैं, तो एकदम से पावर आती है और बाइक के अंदर आप लोगों को लगता है कि हाँ, मैं अब कोई 150 सीसी की बाइक नहीं, 452 सीसी की बाइक चला रहा हूँ। तो पावर थोड़ा सा डिलेड है और इस बाइक के अंदर लो टॉर्क भी थोड़ा सा मुझे मिसिंग लगा। दूसरी कमी अगर बात करता हूँ इंजन से रिलेटेड ही, और वो ये है कि इस बाइक के अंदर आप लोग को जो है थोड़ी सी हार्शनेस मिलती है, यानी वाइब्रेशन मिलती है। जब आप लोग इस बाइक को थोड़ा सा हाई स्पीड्स पर लेके जाते हैं, जैसे कि मैंने इस बाइक को राइड्स पे चलाया है, तो वहाँ पर मैंने ये फील किया है कि इस बाइक के अंदर जो हार्शनेस है, वाइब्रेशन है, थोड़ी सी ज़्यादा रहती है फुट पैक्स पे और इसके हैंडल पर। वो चीज़ रॉयल एनफील्ड ने ख़त्म कर दी थी बाइक्स में से, बट पता नहीं क्यों रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला के अंदर ये चीज़ मुझे फील हो रही है, जो हिमालयन 450 के अंदर ऐसी फील नहीं हुई थी। अब बात करते हैं अगली कमी की। थर्ड कमी की अगर बात करता हूँ तो ये लगी कि भैया इस बाइक के अंदर जो कंफर्ट है वो तो राइडर के लिए टॉप नॉच है, बट कमी क्या है? कमी ये है कि अगर आप लोग गलती से पीछे बैठ जाते हैं या अगर आपका फ्रेंड चलाने लगता है बाइक, तो फिर शायद आपको कई दिन तक पेन हो सकता है, जिसका मैंने उसको फील किया है। अब मैंने इस बाइक को राइड पर खुद भी चलाया है और मेरे फ्रेंड ने भी चलाया है, तो तकरीबन हमने 150-200 किलोमीटर की राइड करी थी। शॉर्ट स्पिन था हमारा, एक ओकेजनल राइड थी हमारी रॉयल एनफील्ड की तरफ से। तो वहाँ पर मैंने इस बाइक को चलाकर देखा, जब मैं पीछे बैठा था तो काफ़ी टाइम तक मुझे ये चीज़ फील होती है कि मैं रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला के पीछे बैठकर आ रहा हूँ। मतलब इसके अंदर पीछे आप लोगों को इतना कंफर्ट नहीं मिलता है। यहाँ पर ज़रूर आप लोग को ग्रैब हैंडल्स मिल रहे हैं, बट पीछे आप लोग को साइज़ जो है सीट का, यहाँ से करीब में देखेंगे तो साइज़ जो है ये छोटा है राइडर के लिए। अगर मैं बैठ के दिखाता हूँ, जब मैं यहाँ पर ऐसे बैठता हूँ, राइडर यहाँ तक बैठा हुआ है, तो ऐसा मुझे लगता है कि मैं सीट से उतरा जा रहा हूँ, मतलब पीछे जा रहा हूँ, और यहाँ पर पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर हैंडल होता तो शायद मुझे कॉन्फिडेंस रहता कि शायद मैं पीछे से नहीं गिरूंगा, बट यहाँ पर हैंडल है तो मुझे लगता है कि अब मैं बस जा रहा हूँ पीछे। तो ये चीज़ मुझे फील हुई इस बाइक के अंदर। तो मुझे लगता है कि आप लोग को शायद कोई एक्सेसरीज वगैरह या एड ऑन्स वगैरह कराने पड़ सकते हैं इस बाइक में। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब बाइक को आप लेने जाइएगा, टेस्ट राइड करिएगा, तो पीछे भी बैठ के देखिएगा और आगे भी बैठ के देखिए, तब आप लोग को अस्तित्व पता चलेगी। तो आइए अब आप कुछ कमियों के बारे में बात करते हैं रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 के। अब और कुछ कमियों की अगर बात करता हूं तो वो ये है कि रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में बहुत सी बाइक में कुछ ऐसे क्वालिटी इश्यूज दिखते हैं जो आप लोग को नॉर्मल बाइक्स में नहीं दिखते। जैसे कि इस बाइक के अंदर जो टैंक दिया गया है वो तो आप लोगों को काफ़ी सही डिज़ाइन का है यहाँ पर, लेकिन आप गैप देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग कोई चीज़ अगर रखना चाहें तो वो रख भी सकते हैं, कोई पेपर फंसा के कहीं जाना चाहें तो रख सकते हैं, बट ये चीज़ सही नहीं लगी, क्योंकि ये चीज़ बार बार हिलती रहती है। ये ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, ये फिक्स सीट होनी चाहिए थी, बट ये चीज़ हिलती रहती है। दूसरी कमी क्या है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ पैनल गैप्स, इस तरफ से आइए तो आप लोग को दिखाई देगा कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ बड़ा पैनल गैप दिखाई देता है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से प्लास्टिक बॉडी ये हिलती रहती है और यहाँ पर ये इस तरीके से पूरा प्लास्टिक का फेंडर टाइप पे लगाया गया है। और यहाँ पर आप लोग फ्रंट में आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि भैया इसके अंदर क्या कमी रह गई थी कि यहाँ पर जो हेडलाइट दी जा रही थी उसको इस तरीके से चिपकाया क्यों नहीं गया, यहाँ पर कुछ इस तरीके से गैप्स क्यों दिए गए हैं, जो कि उनके हिसाब से डिज़ाइन हो सकता है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बाइक जो है थोड़ी सी गंदी होगी तो फिर आप लोग वहाँ पर साफ नहीं कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम रहती है लॉन्ग टर्म यूजर्स के लिए। जब इस बाइक को रखते हैं अपने पास तब उनको पता चलता है कि यहाँ पर साफ गंदी हो जाएगी बाइक, तो फिर हम क्या करेंगे। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्वालिटीज इशूज़ हैं। यहाँ पर कुछ प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है, फ्रंट फेंडर यहाँ पर पूरा तरीके से प्लास्टिक का है, टैंक मेटल का मिल रहा है, बट यहाँ पर अगेन प्लास्टिक है, यहाँ पर भी प्लास्टिक है। वैसे तो ये बाइक 43 फ्रेम पर बनी हुई है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेम माना जाता है, बट इसके अंदर मुझे ये चीज़ लगती है कि इसके अंदर थोड़ी सी और बेहतर करी जा सकती थी। उसके अलावा अगर बात करता हूँ पोजीशनिंग की, अब पोजीशनिंग क्या है बाइक की, देखिए 450 सीसी के अंदर दो बाइक्स ही आ रही हैं, कंफ्यूजन तो नहीं है, बट जहाँ पर बात होती है प्राइस को लेके कि जहाँ पर बहुत फर्क आ जाता है, स्विचेबल एबीएस जैसे हैवी बाइक, ज़्यादा बड़ा फ्यूल टैंक और एक एडवेंचर पर्पस के लिए मोटरसाइकिल अगर लेना चाहते हैं, तो शायद वहाँ पर राइडर जो है, बायर जो है, वहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है कि यार मैं जब इतना पैसा खर्च के 450 सीसी की सेम इंजन वाली बाइक ले ही रहा हूँ और मुझे टूरिंग के लिए मोटरसाइकिल चाहिए, तो क्यों ना मैं हिमालयन 450 में चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर ये बाइक स्टार्ट हो रही है तकरीबन 2,39,000 रुपीज़ की, तकरीबन 2,40,000 पकड़ लीजिए, 2,40,000 से ये बाइक स्टार्ट हो रही है और 2,85,000 यानी 45,000 रुपीज़ के अपग्रेड पर आप लोग को हिमालयन का प्राइस स्टार्ट हो जाता है।
तो वहाँ पर आप लोग सोचेंगे यार 45,000 रुपीज़ तो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो फिर ये चीज़ आ जाती है कि बाइक की जो पोजीशनिंग है थोड़ी सी ब्रांड की तरफ से कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अब बाइक जो है बहुत ज़्यादा आ रही है, सेम ही इंजन दिया चला जा रहा है, थोड़े बहुत चेंजेस करके बाइक को लॉन्च किया जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बायर कंफ्यूज हो रहा है, बट यहाँ पर कंफ्यूज इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बाइक टोटली डिफरेंट है, स्टाइलिंग डिफरेंट है, कलर ऑप्शंस डिफरेंट हैं, डिज़ाइन डिफरेंट है, बाइक के अंदर आप लोग को एक्सपीरियंस अलग मिल रहा है, कैटेगरी अलग मिल रही है। हिमालयन आप लोग को जो है वो एक एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल है, बट यहाँ पर आप लोग को जो है स्पोर्ट्स नेकेड मोटरसाइकिल है। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बट कंज्यूमर फोरम के अंदर ये कंफ्यूजन बनी रहती है कि वो क्या इस बाइक को कंसीडर करें या फिर हिमालयन 450 को कंसीडर करें, क्योंकि उसके अंदर सेम ही इंजन मिल रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को खुद डिसाइड करनी पड़ेगी पर्पस के हिसाब से कि कौन सा पर्पस आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात करूंगा प्राइसिंग की। अब प्राइसिंग की जहां पर बात है, जैसे मैंने बता दिया आपको कि इस बाइक का जो प्राइस रखा गया है वो 2,39,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, और टॉप मॉडल जो है इसके बाद 249 का आता है मिड मॉडल, फिर उसके बाद आता है 254 का, यानी 2,54,000 रुपये का टॉप मॉडल मिल जाता है। और एक कमी और आपको मैं लगेगी इस बाइक के अंदर, जो मुझे याद आ गई कि इस बाइक के अंदर आप लोग को छोटा फ्यूल टैंक मिलता है। हिमालयन में 17 लीटर का, यहाँ पर 11 लीटर का। कॉम्पैक्ट है बाइक, राइडिंग के लिए एवरीडे के लिए बनाई गई है, तो छोटा टैंक रखा गया है, इसलिए आप लोग को ये नहीं ध्यान देना चाहिए। बट ये चीज़ ज़रूर है कि अगर आप लोग बड़े टैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बाइक के अंदर, तो देखने में बड़ा है, बट आप लोगों को 11 लीटर्स की कैपेसिटी मिल रही है। माइलेज की जहाँ पर बात करूँ तो राइड में मुझे तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर, मैक्सिमम 30 किलोमीटर का माइलेज पकड़ के चलिए, जो मैं ट्रैफिक में मैंने इस बाइक को चलाया तो वहाँ पर मुझे मिल गया। बट अगर हाईवे पर क्रूज करेंगे तो अच्छा राइड करेंगे तो आप लोग को और ज़्यादा भी इसके अंदर जो है माइलेज मिल सकता है। तो ये थी रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला 450। आइए थोड़ा सा अपने ओपिनियन की बात करता हूँ और बताता हूँ कि ये बाइक लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो अगर बात करूं अपनी ओपिनियन की, तो कोई ये पत्थर की लकीर नहीं है। रिव्यू जो वीडियो मैंने इसकी बनाई है वहां पर मैंने डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई हैं, वहां पर मैंने कंपैरिजन वगैरह भी किया है हिमालयन के साथ। बट जहां पर अब बात करता हूं तो सिंपल 1-2 लाइन के अंदर कहना चाहूंगा कि इस बाइक को अगर लेना है तो क्यों लेना है, और नहीं लेना है तो कौन जो मैंने आपको बताए हैं, कमियां बताई हैं, उनको कंसीडर करिएगा। बट आप लोग इस बाइक को क्यों ले सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस बाइक के अंदर डिफरेंट एक्सपीरियंस मिल रहा है, इंजन सेम है बट आप लोगों को काफ़ी चीज़ें डिफरेंट मिल रही है। ये बाइक सिटी राइड के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। अगर आप लोग इतना बड़ा इंजन अफोर्ड कर सकते हैं डेली यूज़ के लिए, तो फिर आप लोग इस बाइक के लिए जाइए, क्योंकि ये बाइक जो है ज़्यादा एजाइल है, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी सिटी राइड के लिए। इतना प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होने वाली है। तकरीबन 11 किलो हल्की भी है और छोटा फ्यूल टैंक मिल रहा है, सिटी के लिए बहुत है 11 लीटर मुझे लगता है। तो आप लोग इस बाइक के लिए जा सकते हैं क्योंकि अफोर्डेबल है। जहाँ पर आप लोग इतना प्राइस करके, क्योंकि क्या होता है नॉर्मल जो बायर होते हैं वो स्ट्रेच करके प्राइस तक वहाँ तक ले जाते हैं, बट अगर आप लोग इतना स्ट्रेच ऑलरेडी कर चुके हैं कि आप लोग गोरिल्ला पे आ चुके हैं, तो फिर आप लोग अगर और स्ट्रेच नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप लोग बस इतना स्ट्रेच करिए, क्योंकि ज़्यादा फर्क आप लोग को नहीं मिलेगा। बट अगर आपका टूरिंग पर्पस नहीं है तो फिर आप लोग उसके लिए आप वेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप लोग इसको ज़्यादा कंसीडर कर सकते हैं। बट जब बाइक लीजिएगा तो 2 चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक बैकरेस्ट का कुछ इंतजाम करिएगा अगर पीछे पिलियन बैठाना है, और दूसरा यहाँ पर वाइजर लगवा लीजिएगा या कुछ तरीकाउल वगैरह लगवा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा जो है कंफर्ट मिले लॉन्ग राइड्स पे, क्योंकि यहाँ पर विंड ब्लास्ट बहुत महसूस होता है और पिलियन को बहुत प्रॉब्लम होती है जब वो लॉन्ग राइड्स पर बैठता है। तो यही था मेरे को छोटा सा ओपिनियन जहाँ पर मैंने गोरिल्ला के बारे में बताया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है मोटोनॉमिक्स 1 पर जाकर फॉलो करिए, हमारे काम को वहाँ पर अपना सपोर्ट दिखाइए और हमें बताइए कि हम किस तरह का काम करते हैं। और साथ ही अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई अच्छाई या कमियां लगी हैं तो ज़रूर लिख दीजिए कमेंट सेक्शन पे, क्योंकि हम लोग इसी तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं और भी काफ़ी तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, न्यूज़ अपडेट्स, रिव्यूज़, कंपैरिजन बनाते रहते हैं। नहीं देखिए वीडियो जाके देखिए। और आज की इस वीडियो में यही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।